स्वागत है। आज हम नजर डाल रहे हैं वैश्विक व्यापार और भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। उनकी गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे कई स्रोतों से जानकारी है और तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी है। कहीं मौके दिख रहे हैं, कहीं चुनौतियां भी। हमारा मकसद है इन सब जानकारियों को जोड़कर देखना और ये समझना कि भाई भारत के लिए इनके असली मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। नमस्कार। बिल्कुल, आज का जो दायरा है वो काफी फैला हुआ है। एक तरफ तो देखिए भारत सरकार की कुछ बड़ी घरेलू योजनाएं हैं, विदेशी निवेश की अच्छी खबरें हैं, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ तनाव भी दिख रहा है और टेक की दुनिया में भी नए दबाव बन रहे हैं। भारत इस वक्त ना कई मोर्चों पर एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज की चर्चा इसी संतुलन की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने में मदद करेगी। हाँ, तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी घरेलू घोषणा से। सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के उत्पादन के लिए 7,300 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। मकसद बताया जा रहा है चीन पर निर्भरता कम करना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर यह कदम असल में कितना महत्वपूर्ण है? ये रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है, सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक नजरिए से भी। ये जो दुर्लभ पृथ्वी खनिज है ना, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये वो 17 तत्व हैं जो आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। अच्छा। जी हाँ, आपके फोन की स्क्रीन से लेकर फाइटर जेट के इंजन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और आजकल जो सबसे जरूरी है इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी, पवन चक्की के जनरेटर, सब में लगते हैं ये। और अभी क्या है ना कि इनके ग्लोबल प्रोडक्शन और खासकर प्रोसेसिंग पर चीन का दबदबा है, करीब 80-90% तक। ओहो, इतना ज्यादा? जी, तो इस योजना के जरिए भारत सिर्फ अपना इंपोर्ट बिल कम नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी सप्लाई चेन को भी सुरक्षित करना चाहता है। ये मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा देगा ही, साथ ही भारत को एक क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब रणनीतिक स्वायत्ता भी देगा। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, अगर कल को तनाव बढ़ता है तो चीन इनकी सप्लाई रोक सकता है, फिर भारत की डिफेंस और ग्रीन एनर्जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो रुक सकती हैं। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने जैसी बात नहीं है, ये तो भविष्य की टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की चाबी हासिल करने की कोशिश है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या हमारे पास इन खनिजों को ठीक से निकालने और प्रोसेस करने की तकनीक व एक्सपर्टीज है, या ये भी बस एक बहुत लंबी दौड़ की शुरुआत है? ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, क्षमता बनाने में तो वक्त लगेगा। भारत के पास इन खनिजों के भंडार तो हैं, लेकिन उन्हें निकालना, फिर साफ करके चुंबक जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाना, ये एक जटिल प्रोसेस है। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, भारी निवेश चाहिए और स्किल्ड लोग भी चाहिए। ये योजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम जरूर है, लेकिन हाँ, इसके नतीजे दिखने में कई साल लग सकते हैं। सफलता इस पर निर्भर करेगी कि इम्प्लीमेंटेशन कितना असरदार होता है और क्या हम जरूरी टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बना पाते हैं या नहीं। महत्वाकांक्षा तो है, पर यह जरूरी महत्वाकांक्षा है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब चलते हैं निवेश के मोर्चे पर। यूके की फिनटेक कंपनी है रेवोल्यूट। वो भारत में अगले 5 सालों में करीब $670 मिलियन, मतलब लगभग 5500 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करने जा रही है। वो यहाँ पेमेंट्स और फॉरेक्स ऑपरेशंस बढ़ाना चाहते हैं। विदेशी कंपनियों की इतनी दिलचस्पी क्यों दिख रही है यहाँ? ये भारत के डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम की कह सकते हैं जबरदस्त सफलता का सबूत है। हाँ, यूपीआई ने तो कमाल ही कर दिया है। बिल्कुल, यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को कितना आम बना दिया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ रही है और भारत का कंज्यूमर मार्केट तो है ही बहुत बड़ा। तो रेवोल्यूट जैसी जो ग्लोबल फिनटेक कंपनियां हैं, वो इस बड़े अवसर को देख रही हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी ग्लोबल एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ एक अच्छा खासा हिस्सा हासिल कर सकती हैं। ये निवेश न सिर्फ विदेशी भरोसा दिखाता है, बल्कि इससे लोकल मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ेगा। हाँ, कंपटीशन। जी, इससे जो मौजूदा कंपनियां हैं उन्हें अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाने, नई चीजें लाने का इंसेंटिव मिलेगा और अंत में फायदा तो ग्राहक का ही है, शायद कम लागत और बेहतर सेवाओं के रूप में। शायद। लेकिन क्या इससे हमारी जो घरेलू फिनटेक कंपनियां हैं जिन्होंने इस बाजार को असल में खड़ा किया है, उनके लिए खतरा नहीं बढ़ जाएगा?
बड़ी विदेशी कंपनी आ रही हैं। देखिए, कंपटीशन हमेशा मतलब एक दोधारी तलवार होती है। हाँ, घरेलू कंपनियों पर दबाव तो बढ़ेगा, उन्हें और ज़्यादा इनोवेट करना होगा, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल में रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छा भी हो सकता है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भारत लाएगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, और हो सकता है कि मर्जर और एक्विजिशन मतलब विलय और अधिग्रहण की एक्टिविटी भी बढ़े। अच्छा। जी, जिससे कुछ घरेलू कंपनियों को शायद बढ़ने या बाहर निकलने का रास्ता भी मिले। कुल मिलाकर ये बाजार को और मैच्योर बनाने में मदद कर सकता है। बस शर्त यह है कि जो रेगुलेटर है वो सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब समान अवसर बनाए रखें। और घरेलू अर्थव्यवस्था को सहारा देने की बात करें तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटल स्पेंडिंग यानी पूंजीगत खर्च जारी रखेगी, खासकर ऐसे समय में जब एक्सपोर्ट और टैरिफ की चुनौतियां सामने हैं। ये रणनीति कैसे काम करती है? ये एक क्लासिक क्या कहते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का उदाहरण है। मतलब जब अर्थव्यवस्था का बाहरी इंजन यानी एक्सपोर्ट ग्लोबल वजहों से धीमा पड़ जाए, जैसे मंदी आ गई या ट्रेड वॉर छिड़ गया, हाँ। तो सरकार अपना खर्च बढ़ाकर घरेलू डिमांड पैदा करने की कोशिश करती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना खास तौर पर असरदार माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फौरी तौर पर डिमांड नहीं बढ़ाता, जैसे सीमेंट, स्टील, मजदूरी की मांग बढ़ी, बल्कि ये लंबे समय के लिए अर्थव्यवस्था की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है। बेहतर सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, बिजली सप्लाई, ये सब बिजनेस करने की लागत कम करते हैं और भविष्य के विकास की नींव रखते हैं। एक तरह से ये इकोनॉमी में डबल बूस्ट जैसा है, आज रोजगार और कल बेहतर क्षमता रखती हैं। खबर है कि टाटा ट्रस्ट्स का कोई आंतरिक विवाद है जिस पर सरकार की भी नजर है, और ये टाटा सन्स के नेतृत्व को प्रभावित कर सकता है। ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? देखिए, टाटा समूह सिर्फ एक कंपनी नहीं है। ये भारत के कॉरपोरेट इतिहास और आज का एक तरह से प्रतीक है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर, स्टील से एयरलाइंस तक, ये ग्रुप इकोनॉमी के कई सेक्टर्स में दखल रखता है। और टाटा ट्रस्ट्स, जिनकी टाटा सन्स जो ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, में करीब 2/3 हिस्सेदारी है, उनमें किसी भी तरह का गंभीर मतभेद या लीडरशिप क्राइसिस पूरे ग्रुप के लिए अस्थिरता पैदा कर सकता है। हाँ, ये तो है। इसका असर न सिर्फ टाटा के कई लिस्टेड कंपनियों के शेयर होल्डर्स पर पड़ता है, बल्कि ये ओवरऑल इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी प्रभावित करता है, खासकर विदेशी निवेशकों को, जो भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को बहुत ध्यान से देखते हैं। अच्छा। सरकार की दिलचस्पी शायद इसीलिए है क्योंकि टाटा ग्रुप का साइज और महत्व इतना बड़ा है कि वहां की अस्थिरता का असर पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों की आंतरिक स्थिरता भी देश की आर्थिक सेहत के लिए कितनी जरूरी है। ठीक है, तो ये घरेलू मोर्चे की बातें हुई। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा हुई। इसमें यूके भारत व्यापार संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया गया। डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने की बात है, और यहां तक कि मिसाइल सप्लाई डील की भी बात चल रही है। ब्रेक्जिट के बाद यूके के लिए भारत इतना अहम क्यों हो गया है अचानक? देखिए, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूके अपनी फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड स्ट्रैटेजी को दोबारा से बना रहा है। इसे अक्सर ग्लोबल ब्रिटेन कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी में भारत जैसे बड़े, तेजी से बढ़ते और लोकतांत्रिक देशों के साथ बायलैटरल संबंध बनाना उनकी प्राथमिकता है। भारत न सिर्फ एक बहुत बड़ा बाजार है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक अहम रणनीतिक प्लेयर भी है। रक्षा और तकनीक जैसे सेंसिटिव एरियाज में सहयोग बढ़ाना ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक हित भी साझा हैं। शायद चीन के बढ़ते प्रभाव के संतुलन के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। अच्छा, ये एंगल भी है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये पार्टनरशिप भारत को भी अपनी रक्षा जरूरतें पूरी करने, हाईटेक तक पहुंच बनाने और ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकती है। ये एक तरह से दोनों के फायदे वाली स्थिति बनाने की कोशिश है। लेकिन जहाँ एक तरफ यूके जैसे देशों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से थोड़ी बुरी खबर भी है। अमेरिका ने हाल ही में कुछ भारतीय निर्यातों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया है। इससे व्यापारिक तनाव काफी बढ़ गया है। ये अचानक इतना बड़ा कदम क्यों और किन चीजों पर असर पड़ सकता है इसका? ये वाकई गंभीर झटका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और 50% जैसा भारी टैरिफ मतलब ये अभूतपूर्व है।
आमतौर पर ऐसे कदम कुछ खास वजहों से उठाए जाते हैं, या तो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम या कुछ खेती के उत्पाद हों, कोई पुराना ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा हो, हाँ, या फिर अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहा हो, या कभी-कभी ये वहाँ की घरेलू राजनीति से भी प्रेरित हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो। हाँ, वजह चाहे जो भी हो, इसका असर उन भारतीय एक्सपोर्टर्स पर बहुत बुरा पड़ेगा जिनके प्रोडक्ट इस दायरे में आते हैं। उनकी लागत बढ़ जाएगी, अमेरिकी बाजार में वो कम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और इससे दोनों देशों के बीच ओवरऑल ट्रेड रिश्तों में खटास आ सकती है। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल, ये ग्लोबल ट्रेड सिस्टम में बढ़ते तनाव और अनिश्चितता का एक और संकेत है। क्या भारत के पास इन टैरिफों का मुकाबला करने के लिए कोई जवाबी रणनीति है? कुछ कर सकते हैं हम, या बस बातचीत पर ही निर्भर रहना होगा? देखिए, विकल्प सीमित होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। पहला रास्ता तो बातचीत और डिप्लोमेसी का है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसे मंचों पर शिकायत दर्ज कराने का है। दूसरा, जवाबी टैरिफ लगाने का विकल्प होता है। मतलब भारत भी अमेरिका से आने वाले कुछ सामानों पर टैक्स बढ़ा दे, लेकिन इसमें फिर ट्रेड वॉर और बढ़ने का खतरा रहता है, जिसका नुकसान दोनों को होता है। हाँ, वो तो है। तीसरा, भारत उन प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार तलाश सकता है या फिर घरेलू खपत बढ़ाने पर जोर दे सकता है। अक्सर सरकारें इन सभी रास्तों का मिला-जुला उपयोग करती हैं। अब देखना होगा कि भारत इस स्थिति से कैसे निपटता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पड़ोस में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। चीन लगातार दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। इसे भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र में एक सीधी चुनौती माना जा रहा है। बिल्कुल, चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, वो जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाली विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, उसके जरिए चीन की आर्थिक और राजनीतिक पहुंच हमारे पड़ोस में बहुत बढ़ गई है। चीन पोर्ट्स में, सड़कों में, बिजली घरों में भारी निवेश कर रहा है। इससे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों पर उसका प्रभाव बढ़ा है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि दक्षिण एशिया ऐतिहासिक रूप से भारत का प्रभाव क्षेत्र रहा है। इसके जवाब में भारत को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को और एक्टिव बनाना होगा, अपने पड़ोसियों के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी लानी होगी और उनके साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना होगा। ये एक तरह की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है जो इस क्षेत्र में चल रही है। अब तकनीक के मोर्चे पर आते हैं, जो आजकल हर चर्चा के केंद्र में रहता है। एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई है। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भारत का प्रदर्शन उतना प्रभावशाली नहीं है और ये चीज निवेशकों की भावनाओं को, मतलब सेंटिमेंट को, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। क्या AI अब निवेश का इतना बड़ा पैमाना बन गया है? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। AI को अब भविष्य की आर्थिक वृद्धि और प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा ड्राइवर माना जा रहा है। निवेशक उन देशों और कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं जहां AI का विकास और उसको अपनाने की गति तेज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहीं से अगला बड़ा वैल्यू क्रिएशन होगा। अच्छा, अगर किसी देश के पास मजबूत AI रिसर्च इकोसिस्टम नहीं है, स्किल्ड टैलेंट पूल नहीं है या AI फ्रेंडली नीतियां नहीं है, तो निवेशक शायद थोड़ा हिचकिचाएंगे। रिपोर्ट ये बताती है कि भारत के पास क्षमता तो है, हमारे पास बड़ी संख्या में इंजीनियर हैं, बहुत सारा डेटा है, लेकिन शायद हम अभी तक इसे पूरी तरह से भुना नहीं पाए हैं। मतलब पोटेंशियल है, पर हाँ, सरकार और कंपनियां अब इस पर ध्यान दे रही हैं, इंटरनेशनल पार्टनरशिप बना रही हैं, लेकिन ये एक तेज रफ्तार दौड़ है। इसमें पीछे रह जाने का जोखिम है और इसका असर सिर्फ विदेशी निवेश पर ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी कंपनियों की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर भी पड़ सकता है। और इसी तकनीकी दुनिया से जुड़ी एक और खबर है नौकरियों की। वैश्विक स्तर पर टेक कंपनियों में जो छटनी चल रही है, उसका असर भारत पर भी पड़ा है। SAP और नोवो नोर्डिस्क जैसी बड़ी कंपनियों ने ग्लोबल कटौती की घोषणा की है, जिसमें भारत में उनके टेक और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि भारत का IT और बैक ऑफिस सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। हम दुनिया के लिए एक तरह से डिजिटल फैक्ट्री या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे हैं। हाँ, ये बात तो है। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती आती है या जब कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं या फिर AI जैसी नई तकनीकों के कारण रीस्ट्रक्चर करती हैं, तो उसका सीधा असर भारत में नौकरियों पर पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर बाहरी झटकों के प्रति कितना संवेदनशील है। हालांकि लंबी अवधि में भारत के टैलेंट की मांग बनी रहने की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव और बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। तो हमने कई चुनौतियां गिनी। अमेरिकी टैरिफ हैं, चीन का क्षेत्रीय दबाव है, AI में शायद हम थोड़े पीछे हैं,
ग्लोबल छटनी का असर है। इन सब के बावजूद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक विकास के लिए प्रमुख इंजन यानी की ग्रोथ इंजन बताया और उसके विकास दर के अनुमान को भी बढ़ाया है। ये तो काफी विरोधाभासी लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, पहली नजर में जरूर विरोधाभासी लगता है ना, लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था की खासियत को दिखाता है। इसे आप एक तरह से 2 इंजन वाली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। एक इंजन है जो ग्लोबल ट्रेड और एक्सपोर्ट पर निर्भर है। यह भी बाहरी चुनौतियों के कारण थोड़ा धीमा है या कहिए दबाव में है। ठीक है। लेकिन दूसरा इंजन बहुत शक्तिशाली है। वो है भारत का विशाल घरेलू बाजार, हमारी बढ़ती आबादी, मध्यम वर्ग की खपत। जब बाहरी मांग कमजोर होती है तब भी ये घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को काफी हद तक संभाले रखती है। अच्छा, ये बात है। जी, साथ ही सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, डिजिटलीकरण और दूसरे सुधार भी इस घरेलू इंजन को ताकत दे रहे हैं। IMF का भरोसा शायद इसी दूसरे इंजन पर ज्यादा है। तो चुनौतियां वास्तविक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत की आंतरिक शक्ति और क्षमता भी उतनी ही वास्तविक है। असली सवाल ये है कि क्या ये घरेलू इंजन भारी झटकों को लंबे समय तक झेल सकता है, और क्या हम भारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्तियों को और मजबूत कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी उभर रही है। भारत एक चौराहे पर खड़ा दिख रहा है ना। एक तरफ रेयर अर्थ और फिनटेक में निवेश जैसी भविष्य की रणनीतियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है, IMF का भरोसा भी है। दूसरी तरफ अमेरिकी टैरिफ हैं, चीन की प्रतिस्पर्धा है, AI की दौड़ में बने रहने का दबाव है और ग्लोबल मंदी की आहट जैसी तात्कालिक और संरचनात्मक चुनौतियां भी हैं। और हाँ, टाटा जैसे बड़े घरानों की आंतरिक स्थिरता भी एक पहलू है। तो कुल मिला के इसका क्या मतलब है? शायद यही कि भारत अवसरों और बाधाओं के एक जटिल जाल के बीच से अपना रास्ता बना रहा है। आगे क्या होगा, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हम रणनीतिक फैसले कैसे लेते हैं, वैश्विक बदलावों के साथ कितनी तेजी से कदम मिलाते हैं और अपनी आंतरिक क्षमताओं का कितना अच्छा उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही कहा। निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि भारत को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा। अपनी घरेलू ताकत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, हमारा विशाल बाजार, इसको और मजबूत करना होगा ताकि बाहरी झटकों को सहने की क्षमता बढ़े। आत्मनिर्भरता, खासकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैसे सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ, ऊर्जा, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बन गई है अब। साथ ही यूके जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बनानी होंगी ताकि टेक्नोलॉजी, निवेश और बेहतर बाजार पहुंच मिल सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शायद ये होगा कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो बदलाव हो रहे हैं, जैसे वो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की बात होती है, जहां कंपनियां चीन के अलावा दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन फैला रहे हैं, और AI जैसी जो परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी है, उन्हें अपनाने में तेजी दिखाएं। अगर हम इन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए तो पीछे छूट जाने का खतरा है। संतुलन साधना ही मतलब कुंजी है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि AI ग्लोबल निवेश और भविष्य के विकास का एक प्रमुख ड्राइवर बन रहा है और भारत शायद अभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो सवाल यह है कि भारत अपनी जबरदस्त युवा तकनीकी प्रतिभा, दुनिया के सबसे बड़े डेटा भंडारों में से एक तक पहुंच और सरकारी पहलों का किस तरह बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों की बराबरी करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में AI आधारित समाधानों और इनोवेशन में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारत को क्या अलग या ज्यादा प्रभावी ढंग से करना होगा। ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब पर भारत का भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा।